हो क्या रहा है ईरान में? आज का ईरान 230 नई पाबंदियों का सामना कर रहा है। रियाल 1.42 मिलियन $1 के बराबर हो गया। 70% खुराक उसकी प्राइस शूट कर गई। अभी खबरें आ रही हैं बड़ाई साहब, वहां पे जितने लोग मारे गए मेजॉरिटी चाकू से मारे गए, गला घूंटने से मारे गए है, या उनके सर के अंदर कोई जरब लगाई गई है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया प्रेस कैसे शेप कर रहा है, बगावत हो गई। इस सारे जो डिस्टर्बेंस है उसमें इजराइल कहाँ पे था? इजराइल जो है इस सारे मामले के अंदर मोसाद के एजेंट्स प्रॉप अप कर रहे थे कि वहां पे माहौल ऐसा खड़ा किया जाए ताकि एपैक जो है अमेरिकन लॉबी वो डोनाल्ड ट्रंप को पुश करे कि भाई अब करो। नहीं तो कब है। ईरानी बाहर निकला है जब उन्हें पता चला कि अमेरिका हमें रेस्क्यू करने आ रहा है। अभी उन्होंने राइटर्स को इंटरव्यू दिया, उसमें कह रहे हैं रजा शाह पहले भी अच्छा बंदा है। डोनाल्ड ट्रंप साथ ही फरमा रहे हैं कि वहां पे कत्लेआम बंद हो गया और मुझे पता चला वो फांसी भी नहीं देंगे। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा गैंगस्टर आदमी कोई नहीं। वेनेजुएला जहाँ पे अमेरिका एंटर हो गया, रूलर को ले आए न्यूयॉर्क में और हम आपका फैसला करेंगे। जो मगरबी किला था रशिया, ईरान और चाइना का, वो ट्रंप ने फतह कर लिया और ट्रंप वहां से सदर को नहीं लेके गए, ब्लैक बॉक्स को लेके गए। 6 महीने उन्होंने इसी चीज की रिहर्सल की। वही पैलेस बनाया केंटकी में और उसके अंदर बार बार ड्रिल करते रहे। 150 जहाज आए और आके ले गए। ट्रंप का ये जो एहसास है ना, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, ये चीज दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक है। ये ग्रीनलैंड क्या है? ये एक तिजोरी है जिसकी चाबी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं मेरे हाथ लग जाए। और इस तिजोरी के अंदर बड़ा साहब वो मादनियात हैं जो जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जेट्स के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए। और इसका जो लैंड मैस है पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका जिस तरफ भी मुंह करेगा वो हथियार लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं उस्मान बड़ाई साहब, आईआर के एक्सपर्ट हैं। हमारे पॉडकास्ट में आप इन्हें देखते रहते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी। और ये जो ईरान में सिचुएशन बनी है, ये क्या हो क्या रहा है? ये मुजाहरे क्या सिर्फ हुकूमत मुखालिफ हैं या इनके पीछे कुछ और भी है? अमेरिका, वेनेजुएला, ईरान, ये सभी जो है क्या एक ही तस्वीर में इन्हें देखा जा सकता है? ये डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जो आलमी मंजरनामे पे चल रहा है वो आपके सामने खोल के रखेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी नवाज़ी। हो क्या रहा है ईरान में? ईरान में बड़ा सब ये हुआ है कि 28 दिसंबर से मुजाहरे हो रहे हैं। ठीक है। अब मुजाहरे को किस तरीके से वेस्ट पेंट कर रहा है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मुजाहरे हुए क्यों? महंगाई तो वहाँ पे हमेशा से थी। 45 साल से ईरान दुनिया का इस वक्त दूसरा बड़ा कंट्री है जिस पे पाबंदियां लगाई हुई हैं पूरी दुनिया ने। पूरी दुनिया से जब मेरी मुराद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने। लेकिन अक्टूबर के महीने से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है। आपको अगर याद हो JCPOA जो 2015 का मुआहदा था, P5 कंट्री और इनका ईरान का, उसके 10 साल पूरे हो गए थे 2025 में। अक्टूबर में 18 अक्टूबर को है। उसकी एक शिक कहती थी कि अगर ईरान किसी मामले में कंप्लाई नहीं करता, मानता नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली 10 साल के बाद वो दोबारा से स्नैप बैक हो जाएगा, मतलब वो पाबंदियां दोबारा से आ जाएंगी। 28 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन के E3 कंट्री जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने उसी को ही इन्वोक करके 10 साल की पाबंदियां दोबारा लगा दी गई। तो आज का ईरान 2015 की पाबंदियां भी बीच में डाल के 230 नई पाबंदियों का सामना कर रहा है। तो जो अक्टूबर के महीने से मामला चला वो 28 दिसंबर तक ये आ गया कि जो उनका आप कह लें कि करेंसी या लोकल रियाल तुमान जिसे कह सकते हैं, वो जो है 1.42 मिलियन $1 के बराबर हो गया। यानी इतनी उसकी वैल्यू नीचे गिर गिरावट गई इतनी आ गई कि $1 दें तो उनका वो 10 लाख कमोबेश 10 लाख से ऊपर चला गया। 14 लाख। हाँ बिल्कुल, वो आप ले लें। बिल्कुल। ठीक है। 70% खुराक जो है वो अपना उसकी प्राइस शूट कर गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं बढ़ गई। ऑफ कोर्स फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। और उस बाजार के ताजर भी बड़ा सा बाहर आ गए, जिसे बाजार बुजुर्ग कहते हैं, जिनके जो कि यहाँ पे हमारा माल रोड है जैसे, जिनके बारे में एक तासुर ये था कि वो जो है हुकूमत नवाज हैं, वो भी सड़क के ऊपर आ गए। अब ये मुजाहरे हो रहे हैं हुकूमत मुखालिफ नहीं, महंगाई के खिलाफ है। ठीक है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया प्रेस कैसे शेप कर रहा है, बगावत हो गई। बगावत हो गई। हुकूमत गिर रही है। गिर गई। अरब स्प्रिंग आ गया 2011 में, जैसे ट्यूनस में और वहां पे मिस्र में आया था। तो आप कह रहे हैं कि वाजिया जानिबदारी है वेस्ट की मीडिया की, वेस्टर्न मीडिया की। आप अभी 2 दिन पहले हम नाज़रीन को दिखाएंगे अभी है कि पॉल एडम्स जो हैं, एक राइटर हैं BBC के, उनकी पहली लाइन आर्टिकल की ये थी 2 दिन पहले, फॉर ट्रम्प इट्स अ डिसाइसिव मूवमेंट है। वो प्रवोक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को कि भाई कुछ कर दो, कि कर दो। और करना उन्होंने क्या आपको पता ही है, वो अटैक करने की बात कर रहे हैं। ये है वेस्टर्न प्रेस।
तो बयानिए के ऊपर वेस्ट हावी नजर आया। जितने ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशन अमेरिकन बेस्ड है वो हजारों की तादाद में जो है वो लोगों को नंबर कर रहे हैं उसके अंदर है। लेकिन दूसरा पहलू भी देखने की जरूरत है कि ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया, वहां पे उस तरह से इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका और वेस्टर्न प्रेस जितना है इन्होंने आउट ऑफ प्रपोर्शन जो है चीज़ों को बताया। अभी खबरें आ रही हैं बड़ाई साहब, वहाँ पे जितने लोग मारे गए मेजॉरिटी चाकू से मारे गए, गला घूंटने से मारे गए हैं, या उनके सर के अंदर कोई ज़रब लगाई गई है। ये शाम के वक्त रात के वक्त प्रोटेस्ट के दौरान मारा गया। हाँ। तो यहाँ पे मोसाद के एजेंट भी थे। आज ही बात की जो हुकूमत पे डाला जा रहा है, जो हुकूमत पे डाला जा रहा है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने उसके अंदर लड़ाई 109 तो हुकूमती जो अपना पुलिस वाले मरे इसके अंदर है। अगर हुकूमत मार रही होगी है तो उनके हाथ में अगर गन हो चाकू हो ये चीज़ें, इसका मतलब है वो जत्था मुसल्ला जत्थे थे, वो तो वहाँ पे महंगाई का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, तो मोसाद के एजेंट थे। और इस बात को हमें मान इसलिए नहीं लेना चाहिए कि जून में उसी मोसाद ने वहाँ से ड्रोन अटैक किया, अगर आपको याद है। बिल्कुल ठीक तो है। वो वहाँ से कहीं गए तो नहीं। तो इसमें नो डाउट एक एलिमेंट तो है कि अमेरिका और उनके जो हरकारे हैं कारिंदे मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ईरानी हुकूमत की भी नाअहली बार बार सामने आ रही है कि आपके सदर ओथ लेते हैं, इस्माइल हानिया मौजूद हैं और इजराइल अटैक करके उन्हें मार रहा है। आपके 30 उन्होंने टॉप के जनरल मार दिए, पूरी लीडरशिप आपकी पूरी लीडरशिप एक दफा वाइप आउट कर दी है और हम्म। अभी भी मुजाहिरों के अंदर है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी सुबकी और कमजोरी है जो उनके एंड के ऊपर नजर आ रही है। अब मुजाहिरों से आगे लेके चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि इससे वो मूवमेंट क्रिएट हो कि मैं इंटरवीन कर लूं। ये बहाना बनता है ना चीजों जी का। जी, बहाना बनता है। लेकिन दूसरी तरफ से हुआ क्या कि दूसरी तरफ से ईरानी बाहर निकल आए जब उन्हें पता चला कि अमेरिका हमें रेस्क्यू करने आ रहा है। वो ईरानी जिन्होंने कहा कि चलो रोटी का तो प्रॉब्लम है लेकिन ईरान किश्वरे माँ, ईरान हमारा वतन है, नेशनलिस्ट, वो जिनकी हजारों साल की तहजीब है। यानी वो कहते हैं कि भाई अमेरिका की हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ, और उसकी रीजन है 1953 के अंदर मोहम्मद मुसद्दिक डेमोक्रेटली इलेक्टेड जो वजीर आजम है उनके रजीम को इन्होंने टॉपल कर दिया। और किया क्यों? वो कह रहा था तेल को मैं रियासत के जो है ना तहवील में ले लूंगा, और उसने ले लिया और यूके को बाहर फेंक दिया। अब ये वो जमाना है जब वर्ल्ड वॉर के बाद वो नहीं चाहते कि जर्मन के हाथ लगे ये एसेट्स है। CIA ने क्या किया, गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की, रजा शाह पहलवी नहीं कर सका, तो उन्होंने पूरा ऑपरेशन एजेस ऑपरेशन करके 300 बंदे मारे। उसी तरह नैरेटिव शेप किया जिस तरह आप अभी देख रहे हैं अखबारात के अंदर है। और डेमोक्रेटली इलेक्टेड मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया और रजा शाह पहलवी को दोबारा से ले आए। तो इसलिए अवाम शक की नज़र से देखती है यार इन्होंने माजी में भी इस तरह किया था, हमारे किया था, लेकिन हमारे साथ 2 नंबरी की। उसी शाह को वापस ले आए जिसको पहले हटाया गया था। और दूसरी चीज़, अभी उन्होंने राइटर्स को इंटरव्यू दिया जब मैं और आप बात कर रहे हैं, और अभी BBC उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं रजा शाह पहलवी अच्छा बंदा है, उसका बेटा जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे ज़मीनी हमायत उस तरीके से हासिल है। तो इसका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साथ ही फरमा रहे हैं कि वहाँ पे कत्लेआम बंद हो गया और मुझे पता चला वो फांसी भी नहीं देंगे। तो अपने बयानिए में तब्दीली तो लेके आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा गैंगस्टर आदमी कोई नहीं है। अच्छा। वो करते कुछ हैं। हाँ जी, ये उस इलाके में अपना बड़ा हिस्सा पैदा हुए हैं, न्यूयॉर्क के, जो गैंगस्टर्स का एरिया है और ये उनके दोस्त रहे हैं। तो आप देखें अमेरिका आज पुलिसमैन से गैंगस्टर रियासत में बदल चुका हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप को संजीदा लिया जाना चाहिए उनकी हर बात को। और दूसरी एक बात कि कितना फिजिबल है उनके लिए अटैक करना। एक तो ये कि अटैक होगा तो कितना मौसर होगा और क्या कर सकते हैं। 2 उनके बहरी बेड़े थे मिडल ईस्ट में, जेरल्ड फोर जो उधर अपना कराकस पे अटैक करने के लिए अक्टूबर में उन्होंने मूव कर दिया, करेबिया के अंदर है, उस सी के अंदर। दूसरा जो है निमिट्स, वो इस वक्त वाशिंगटन के अंदर खड़ा है, 50 साल की उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, कैरियर उसका ख़त्म है। ठीक है, अब वहाँ से तो स्ट्राइक लॉन्च नहीं हो सकती। कहाँ से अटैक आएगा? अटैक आएगा उन मुल्कों में जहाँ मिलिट्री बेसिस है। कतर से आ सकता है, ओमान से, बहरीन में, कुवैत से, सऊदी अरब से है। लेकिन क्या वो कंट्री इजाज़त देंगे? उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त मिल भी जाए तो जो ईरान के 2000 बैलिस्टिक मिसाइल निकलेंगे उन मुल्कों पे अटैक करने के लिए, उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसको कौन संभालेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की 40,000 जो फोर्सेस हैं, अभी कल की रिपोर्ट है, अल हदीद एयरपोर्ट जो बेस है मिलिट्री, सबसे बड़ी सेंटकॉम के फ़ज़ाई ऑपरेशन जो कतर में दोहा में है, वहाँ से उन्होंने अपने फौजियों की तादाद कम कर दी है। तो ग्राउंड रियलिटी उनके बयानात से मुताबिकत नहीं रखती है। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप और कोई प्रॉक्सी जरिए इस्तेमाल करेंगे। वो क्या हो सकते हैं? वो साइबर अटैक लॉन्च कर सकते हैं, स्टारलिंक को ऊपर लेके आगे वेव कर दी हो कि भाई ठीक है 50,000 लोग इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो चीज़ भी उस तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि ज़मीन के ऊपर लोगों को ख़तरा है कि वहाँ पे जिस तरह पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी हुई है उसके नुकसानात होंगे। बड़ा ये सब बात सिंपल सी इतनी है कि ये कोई मुनज़्ज़म
जो है वो कोई सियासी ग्रो इस तरह का नहीं जिसे आप कैजुअली लें ईरान। ये 45 साल का एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर बगावत के कोई आसार नहीं। ओके। ना फौज बगावत कर रही है, ना पुलिस बगावत कर रही है, ना सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज़। और एक और मैं बात बताऊँ, अगर आज हामनाई को अटैक करके अली हामनाई आयतुल्ला को शहीद भी कर दिया जाता है तो इतना रोबस्ट सिस्टम उन्होंने तैयार किया है, एक्सपर्ट्स जो उनकी असेंबली है और गार्डियन कौंसल। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसको एक्सप्लेन करें, ये सिस्टम कितना मजबूत है, किस तरह काम करता है? बड़ा साहब उन्होंने सिस्टम जो है 79 की रेवोल्यूशन के बाद इस तरीके से इंटैक्ट करके बनाया है कि सिस्टम अपने सरबराह के बगैर भी काम करेगा। अगर सर को काट भी दिया जाए तो सिस्टम जो है कहीं डेविएट होने वाला नहीं है। उन्होंने खुफिया तौर पे 3 लोगों के नाम जो हैं वो गार्डियन कौंसल को दे दिए हैं कि मेरे एलिमिनेट होते ही उनको बना दिया जाए। उनको नाम बाहर इसलिए नहीं आए कि आपको पता है जिस तरीके से इजरायली लॉबी उनके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नेचुरल डेथ भी होती है हामनाई की, उनकी 86 साल के करीब उम्र हो चुकी हुई है, तो उसके बाद ईरान को ऐसा लीडर दोबारा से मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने 1981 से लेके सिस्टम का पार्ट है, 40 साल तो वो सिस्टम के साथ रहे हैं। तो कोई नया लीडर जिसके ऊपर ईरान इत्तेफाक करेगा, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल सूरत हाल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और याद रखें, ईरान के अभी के सदर, वो उनके सर के ऊपर आशीर्वाद नहीं थी हामनाई साहब की, ये सईद जलीली पे थी जिसे हरा के मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त सदर बने हैं। तो ये प्रोग्रेसिव नज़रियात के हामिल हैं जो अपनी बेटी को साथ खड़ा करके अमीसा महीनी की बात कर रहे थे कि वो 2022 में ज़्यादती की गई। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि वो अमीसा महीनी का जो बैकग्राउंड है वो कुर्दिश बैकग्राउंड था और तो कुर्द अलहदगी पसंद है, आपको पता है वो चारों के अंदर। तो ये चीज़ लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, वो उसे इरानियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। बाकी नो डाउट जो उसके साथ हुआ हम कंडेम करते हैं, मॉरल पुलिसिंग की। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतनी मजबूत है कि उनके बाद 3 लोग और जिनके नाम मौजूद हैं, ये पूरा सिस्टम पार्लिमान के पैरेलल या उससे ऊपर कहेंगे? उससे ऊपर सुप्रीम है। है। जो एक्सपर्ट्स असम्बली है वो पार्लिमान की कानून को भी गिरा सकती, ओवरटर्न कर सकती है। और मैं आपको फौज की बात भी बता दूं, ईरान में आर्टिश एक पूरी फौज जो नॉर्मल होती है, रेगुलर आर्मी 3.5 लाख है। बड़ा साहब उसके पैरेलल आर्मी खड़ी है जिसे IRGC से कहते हैं, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, और वो 1.5 लाख हैं जो डीप स्टेट का पार्ट है, और उनके साथ 3.5 लाख के रजाकार हैं, बसीज आर्मी जिन्हें कहते हैं। 1.5 लाख के साथ 3.5 लाख रजाकार है उनके साथ जो डीप स्टेट का हिस्सा है, जो भी हंट कर रहे हैं किसने प्रोटेस्ट किया। तो 6,10,000 आर्मी है और 2,000 सबसे बड़ा मिडल ईस्ट का जो स्टॉक पाइल है, जखीरा जो है बैलिस्टिक मिसाइल का, वो उनके पास है। और उन्होंने अभी जून की दोनों मुल्कों की स्ट्राइक को सस्टेन किया। रजीम टॉपल नहीं हुआ बड़ा साहब, रजीम ने सरवाइव किया उसको है। और अगर लेट्स से ये कामयाब हो जाते हैं, अच्छा इसमें इसराइल पूरे इसमें बहस में मैं इसराइल हमेशा से बड़ा सब रेलिवेंट रहा है। दे हैव बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 16 ईयर्स कि हमने इराक को टॉपल करा दिया, जिनका कोई 9/11 में हिस्सा नहीं था, बुश को कन्विंस करके वहाँ पे है। उससे पहले सीरिया को भी उन्होंने पहले उनका न्यूक्लियर जो एसेट्स से 1980s में वो डिसमेंटल किए, फिर उनका रजीम जो है गिरा दिया। बशारुल असद आपके सामने है, वो जा चुके हुए हैं। उन्होंने लिबिया को जिस तरीके से अपना मामला किया कज़ाफ़ी के साथ, सबके सामने है। एक ही आप समझें बचा है और वो है ईरान। और ईरान को मैनेज करने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान को हम उस तरीके से एक ब्रेथ में मेंशन नहीं कर सकते। वो इराक, वो डायनामिक्स डिफरेंट है। तो ईरान को 45 साल का एक रजीम है, 79 से लेके इस सारे जो डिस्टर्बेंस है उसमें इजराइल कहाँ पे था? इजराइल जो है इस सारे मामले के अंदर मोसाद के एजेंट्स प्रॉप अप कर रहे थे कि वहाँ पे माहौल ऐसा खड़ा किया जाए ताकि एपैक जो है अमेरिकन लॉबी, वो डोनाल्ड ट्रंप को पुश करे कि भाई अब नहीं तो कब है। और उसके लिए वेस्टर्न मीडिया भी उनके ऊपर है। इसीलिए आर्टिकल में जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से उसको इश्तिहाल दिला रहे थे जी कि आगे बढ़ो भाई, ये और बड़ा साहब इसके अंदर और चीज़ है कि तासुर, एक आपको पता है, आप तो मीडिया के पर्सन है, कि परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा मैटर करती है। तो उन्होंने 79 से एक परसेप्शन वेस्ट में क्रिएट की है कि जो आयतुल्ला अली ख़मीनी है ये दुश्मन है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का, और ये हमारे नज़रियात के ताबे नहीं है, इसलिए इसको मारना ज़रूरी है। इसीलिए आयतुल्ला अली ख़ामेनी की तस्वीर के साथ वो मॉन्स्टर तरह के जो अल्फाज हैं, अलकाबात जो हैं, उनका मीडिया इस्तेमाल करता है। अब याद रखेंगे, हम नाज़रीन को बता दें कि मसला ना माशी है ना जियोपॉलिटिक्स है। बड़ा ये सब ये हार्ड कोर रिलीजियो पॉलिटिक का मसला है। आज से 15 दिन बाद 3 फरवरी को, बल्कि आज से 15 शाबान जो कि निस्फ शाबान है, जिसे हम यहाँ पे शब बरात के तौर पे मनाते हैं, वो उनकी आप कह लें कि विलादत का दिन है, कि इनका इमाम महदी के ज़हूर का। और उस दिन तमाम ईरानियन जो कि अपना इस अकीदे पे बिलीव करते हैं, इवन लाहौर में रावी के किनारे के ऊपर
यहाँ के ऊपर अहले तशरीह कम्युनिटी जाती है और पर्चियों पे लिख के इमाम महदी को नाम और उनको पुकारती है। और इसी तरीके से ईरान के अंदर जमकरान मस्जिद है, वहाँ के ऊपर कुम में हर मंगल बुध की रात को ईरानी खड़े होकर हाथ ऊपर करके इमाम महदी को बुलाते हैं, पुकारते हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के अंदर उसी दीवारे गिरिया जो वेस्टर्न वॉल है उसके सामने वो खड़े होके मसाया को पुकार रहे हैं। तो ये दोनों उधर इमाम महदी के ज़हूर के लिए हाथ खड़े हैं और यहाँ के ऊपर जो एंटी क्राइस्ट मानते हैं मुसलमान की साइड पे वो मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बड़ी डीप नज़रियाती जंग है, इसका ताल्लुक ये इकोनॉमी साइड पे ना देखें। और दोनों कॉज बेस्ड जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके अंदर ज़ायनिज़म दुश्मन है उनका और उसके अंदर जो है वो इमाम महदी को लेबल करता है इजराइल। इसमें बर्तरी टेक्नोलॉजी के एतबार से किसे हासिल है? वो तो डेफिनेटली है, इन्हीं को ही है। अगर हम देखें ज़ायनिज़्म के इम्कानात कहाँ पे ज़्यादा नजर आते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर, तो नो डाउट ईरान को बुरे तरीके से उन्होंने मफलूज भी कर दिया हुआ है। उनकी लाइफ लाइन जो माशी है वो काट दी हुई है और उन्हें मुसलसल 45 साल तो उस जगह पे खड़ा कर दिया गया कि अपनी पॉलिसी को चेंज करो, शिफ्ट करो है। और मैं आपको बताऊं ये रजीम मिट तो सकता है लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि वो ओरिजिनेट करते हैं करबला से और नंबर तो मैटर नहीं करते थे, करबला के अंदर भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद भी रजीम अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। और अगर हम बड़ाई साहब इसको मज़हब की बहस को साइड पे भी रखते हैं तो कोई कंट्री किस तरीके से दूसरे मुल्क को डिक्टेट कर सकता है कि आप ये ना बनाएं? क्या अमेरिका ने प्रेस्टर अमेंडमेंट हम पे नहीं लगाई थी? तो क्या हमने न्यूक्लियर प्लान बैक ऑफ कर दिया था? 90 में पाबंदी लगी थी, 98 में हमने धमाके किए, उसके बाद फिर लगी पाबंदी है। कोई मुल्क किसी को कैसे कह सकता है कि आप अपनी हिफाजती इंतजाम ना करें? बिल्कुल। और एक ऐसी दुनिया के अंदर बड़ाई साहब जब नॉर्थ कोरिया, मुझे लगता है प्योंगयान पॉपकॉर्न पकड़ के वो कुम जंग उन देख रहा होगा कि सबसे समझदार तो मैं निकला। आज रो रहे हैं वहां के ऊपर यूक्रेनियन कि हमने 1996 में 1996 में अपना एटमी असला क्यों तर्क किया था। आज जुर्रत नहीं थी तो वैसे पुतिन की वहां पे अटैक करने की। इन्हीं सारी एफर्ट्स को अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान जो ये बात होती है हार्ड स्टेट, मैंने कहा इसके दरमियान में एक सवाल भी हो जाए, ये क्या है वैसे हार्ड स्टेट क्या होगा? हार्ड स्टेट ये है कि भाई हम उसी आहनी तौर के ऊपर जो है मामलात से निपटेंगे। वो सॉफ्ट पावर तो दुनिया में भी अब ख़त्म होती चली जा रही है। तो रियासत जो है वो अब ज़रा डिफरेंट तरीके से, अगर रियासत समझे कि पूरी दुनिया में रियासतें पैनिक मूड के अंदर चली गई हुई हैं, उन्हें लग रहा है कि अब सर्वाइवल मूड ऑन करने की बड़ी अच्छा ज़रूरत है। तो उस चक्कर में वो हर उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं जो उन्हें अल्ट्रा सेंसिटिव बनाती है। तो मैं तो नो डाउट इस हार्ड स्टेट की जो अपना इसकी डेफिनेशन है उससे उस तरीके से तो हम इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में यही देख रहे हैं? पूरी दुनिया में। लेकिन हार्ड स्टेट बॉर्डर के परे मैं इस चीज़ का बड़ा जो है वो क्या कहते हैं, आप कह लें कि इस इंडोर्स करता हूँ कि अगर इंडिया हमारी तरफ आंख उठाता है तो हमें उधर रेटरिक या उसके साथ मुज़ाकरात की बजाय उसको उसी टोन में बात करनी होगी। हम ज़रा ये आयतुल्लाह खामनेई को क्या कहते हैं, सुप्रीम लीडर? सुप्रीम लीडर, इनको थोड़ा सा, इनकी शख्सियत को थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल सकते हैं? जी जी बिल्कुल। आयतुल्लाह अली जो खामनेई हैं ये 81 से सिस्टम का पार्ट है। तेहरान के जुमे के खुतबे के लिए इन्हें मुंतखब किया गया था हमेनी साहब की तरफ से। तो मुंतज़री थे जो कि उनके खलीफा जानशीन थे, ठीक है, आयतुल्लाह अली खमीनी के। लेकिन जो 1988 में डेथ कमीशन बना जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि वो लोग जो कि कनेक्शन रखते हैं इजराइल के साथ, मोसाद के साथ है, उनकी लिस्टें तैयार होंगी, उसमें उनके दामाद का नाम आ गया। और मुंतज़री जो हैं वो जिन्हें कहा जाता था कि रहबरी जो है अब इनके हिस्से में आएगी, उन्होंने जाके हमीनी साहब से दरख्वास्त की मेरे दामाद को छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा यहाँ तो हुक्मरान आदल ही नहीं है, तो इसलिए उनको पीछे पसे पुश डाल दिया गया और कुरा निकला आयतुल्लाह अली खामनेई के, जो कि धमाके में अपना दायां बाजू जो है वो गंवा चुके हुए हैं। अगर आपको पता हो कि वो काम नहीं करता, तो उस वजह से आयतुल्लाह, और फिर वो सदर भी थे वहाँ के ऊपर है, तो उस वजह से 89 में उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद जो है वो गार्डियन कौंसल ने इनके हक़ में वोट दिया। और तब से लेके अब तक है, स्कॉलर लेवल के आदमी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बड़ी सादा जिंदगी उन्होंने बसर किया, ये बड़े इंतहाई सादा जिंदगी है। आज भी उनका बड़ा बिल्कुल है, उन्हें शायरी से शगफ है और इंतहाई सादा गज़ा खाते हैं, सादगी के साथ, उस तरीके से कभी ट्रैवल नहीं किया, बड़ा जाहो जलाल नहीं है, कोई नहीं, बड़े नरम खू आदमी है। आप उनकी वीडियोस जो देखेंगे बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, रूटीन में खुतबा देते हैं, बिल्कुल है। और वो अपने वो जो मैंने काज की बात की उससे किसी सूरत में डेविएट नहीं करते और मरूब नहीं होते अमेरिका की किसी धमकी से। और रिहाइश वगैरह एक उसमें
छोटा सा एक आप कह लें कि कंपाउंड सा है, वहीं पे रहते हैं। और जो ये किस्से जो वेस्ट में बड़े हैं कि भाई इनकी शक्ल के कितने लोग बने हुए हैं, ये है वो है, इनमें किस हद तक सच्चाई है? इसमें ये वो मैंने आपको कहा ना, ये नैरेटिव शेप करने के लिए सारी चीज़ें हैं वो जो कि कहते हैं की जी। जाती हैं। बल्कि हाँ। ये तक खबर आई हुई अभी रिसेंटली, वेस्टर्न प्रेस कह रहा है हम्म। कि उनका घर तमीर हो गया मॉस्को में, उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके उधर ले जाया जाएगा। कि वो मॉस्को कि जाएंगे। वो मॉस्को भाग जाएँगे। मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ ना कि वो उनको डीलेजिटिमेट करने के लिए हम्म। हर वो नैरेटिव फैला रहे हैं जिसमें उन पे बद-एतमादी कायम हो। हालाँकि ईरान का रजीम क्या है बड़ा साहब? आयतुल्लाह अली ख़ामेनी। हम्म। मसूद पेज़ेश्कियान से पहले तो कोई और था, उससे वो पहले कोई इससे और फर्क ही था, नहीं पड़ता इससे कोई। फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। तो वो 86 के जो बुज़ुर्ग हैं उनको है, जिन्हें वेस्टर्न प्रेस जो है इंतहाई ज़्यादती करता है कि उनके ऊपर जो है नेम कॉलिंग करता है, उनको लेबल करता है और उन्हें डिमोनाइज़ करता है। और खुद वेस्ट वगैरह के लोगों ने या कई इनकी इंटरव्यूज हुए इस तरह से सामने आए? काफ़ी हैं उनकी तो नहीं, बड़ी। तो इसका मतलब है कि जो ईरानी हैं, क्या वो इस मीडिया का मुकाबला, इस जो नैरेटिव का मुकाबला है, इसमें वो कहाँ पे खड़े हैं? इसमें मुझे लगता है वो बहुत पीछे हैं और इसमें हमें ना ब्रॉडर पिक्चर में मुसलमानों को देखना चाहिए, हुँ। सिवाय अल जज़ीरा के। बड़ा साहब आप जर्नलिस्ट हैं, जानते हैं, मेरा वैसे नहीं अल ख्याल। जज़ीरा पे भी सुना है पाबंदियाँ आ गई हैं, कई मुल्कों में वो नहीं अब। 2017 में इसी कोई सऊदी अरेबिया ने पाबंदी लगाई थी। उनके जो 17 मुतालबात थे उसमें पहला ये था, बंद करो इसे, कि हुँ। हमारे खिलाफ भी बातें करता है, बादशाहत के खिलाफ करता है। तो सिवाय मुस्लिम वर्ल्ड की एक ऑथेंटिक आवाज़, उसे कह सकते हैं कि गज़ा की अगर कवरेज की है मुसलमानों हाँ में, जी। तो वो अल जज़ीरा ने की है। बाकी जो वेस्ट करते हैं वो बाइस्ड कवरेज है। आपको पता है, वो फ़लस्तीनी मर जाएँ तो वो कहते हैं डेड हैं, इज़राइली मर जाएँ तो उनकी माँ मर जाती है, जैसे है। अच्छा, इस पिक्चर में एक और मुल्क है वेनेज़ुएला, जहाँ पे अमेरिका एंटर हो गया। हुँ, हुँ। और एंटर भी ऐसा हुआ कि एक दिन ट्रम्प साहब ने कहा कि भई आज के बाद हमारा वहाँ पे राज है। और ये बड़ा हैरान के और उनको पकड़ के ले आए हैं जनाब, उसको उसकी बीवी को पकड़ के बिल्कुल, रूलर को ले आए हैं न्यूयॉर्क में, और बिल्कुल, हम आपका फैसला करेंगे। बिल्कुल। इसको इस सारी पिक्चर में कहीं देखा जा सकता है, इनका कोई ताल्लुक बनता है आपस में? बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। दोनों मुल्कों के अंदर सिमिलैरिटी बहुत है। हुँ। दोनों एंटी अमेरिकन हैं, इंपीरियलिज़्म के खिलाफ हैं दोनों। हुँ। दोनों जो हैं पाबंदी ज़दा मुल्क हैं और दोनों अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं। ईरान भी और हुँ। वेनेज़ुएला भी है। हुँ। अब वो उसका स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड है। तो अमेरिका को बड़ी तकलीफ़ है कि यहाँ पे ईरान सोचें, ईरान के लोगों को वहाँ पे पासपोर्ट दिए गए वेनेज़ुएला के, क्योंकि हुँ। ईरानी ट्रैवल नहीं कर सकते अपने पासपोर्ट पे, वो वेनेज़ुएला के पासपोर्ट पे अमेरिका ट्रैवल करते थे। और वहाँ के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में ईरानी जो थॉट है उसे कराकस में फैलाया जा रहा था। ये हम अब वो वहाँ के ऊपर मैं आपको ताल्लुकात के अंदर कितनी ज़्यादा आप कह लें कि एम्बेडेडनेस है, कितना एम्बेड है ताल्लुक आपस में दोनों हुँ। मुल्कों का। और तेल कैसे बेच रहे थे? अब उनका हैवी ग्रेड तेल है, जो कि पेट्रोकेमिकल्स में, पावर प्लांट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जेट्स में इस्तेमाल होता है। ईरान उन्हें क्या बेचता था? वो नेचुरल गैस जो लिक्विड है वो फॉर्म में बेचता था और पेट्रोल बेचता था। बार्टर सिस्टम करते थे। पैसा तो ले नहीं सकते, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हैं। तो शैडो फ्लीट चलाते थे जिसमें झंडे कुछ लगे होते थे जहाज़ों के ऊपर है, वो करते थे। अब ट्रंप जो है वो बैरी कज़ाक बन गए हैं। हुँ। वो रोकते फिरते हैं, हमले करते हैं, तो उससे काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। लेकिन मामला शुरू होता है वड़ाई साहब वेनेज़ुएला का 1992 में, जब हुगो चावेज़ वो रेवोल्यूशन की मूवमेंट वहाँ पे खड़ी करते हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट बोल्वेरियन रेवोल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है? हुँ। 98 में पावर उनके हाथ में आती है, 99 में वो फैसला करते हैं इकोनॉमी स्टेट लेड होगी। और वो भी वही करते हैं जो मुसद्दिक ने उधर किया था कि ईरान भाई में। सारा तेल जो है हम ले, अब सरकार चलाएगी। अब अमेरिकन कंपनीज़ जो हैं वो पहले से वहाँ पे थीं, तो ट्रंप इसीलिए कहते हैं ना कि ये चोरी का तेल है, हमारे उन कंपनियों को बाहर निकाल दिया गया। हुँ। 26 साल से वहाँ पे यूनाइटेड सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, जिसके अंदर मडोरो 2013 में हुगो चावेज़ के बाद वहाँ के ऊपर मौजूद थे। और ईरान के साथ उनकी कारों की फैक्ट्रियाँ, सीमेंट के इदारे उन्होंने वहाँ के ऊपर बनाए। ईरान की जो आप कह लें कि कंपनीज़ हैं वो वहाँ के ऊपर ऑपरेट करती हैं। ईरान के ड्रोन्स वहाँ पे, शहीद ड्रोन्स, उसकी असेंबलिंग वहाँ के ऊपर होती है। ईरान नेवी को वहाँ पे ट्रेनिंग देता है और ईरानी जनरल जो हैं वहाँ के ऊपर जाके पनाह भी लेते हैं। अमीसा महीने के बाद जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगे वो सारे भाग के वहाँ के ऊपर वेनेज़ुएला में चले गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ज़ीरो टॉलरेंस है और ये मनरो डॉक्ट्राइन सुना होगा 1823 में। तब भी अमेरिका का यही था कि हम अपने पड़ोस के अंदर इजाज़त नहीं देंगे कि किसी मुल्क को, पर्टिकुलरली जो दुश्मन रियासतें हैं, हुँ। वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएँ। और दो ही हैं, उसमें चाइना और दूसरा था रशिया। लेकिन ईरान भी उसको इस्तेमाल करता था, क्योंकि जो वेनेज़ुएला का तेल है उसे कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। और एक और भी मैं बात बताऊँ, वेनेज़ुएला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है व्हेन इट कम्स टू गोल्ड, सोने के एतबार से। तो हुँ। वहाँ से ईरान सोना स्मगल भी होता था और वो सोना फिर पैसों में कन्वर्ट होता था। क्योंकि जब आप चैनल्स बंद कर देंगे तो फिर लीगल, तो मुल्कों ने लोग साँस रास्ता तो लेना, निकाल। हाँ, कहीं से हाँ। वेंटिलेशन तो लेनी है। तो उस चीज़ को ट्रंप ने वो एक तोड़ने की कोशिश की। तो आप समझें कि जो मगरबी किला था रशिया, ईरान और चाइना का,
वो ट्रंप ने फतह कर लिया और ट्रंप वहां से सदर को नहीं लेके गए, ब्लैक बॉक्स को लेके गए हैं। अच्छा। और ब्लैक बॉक्स हैं वो उनके जो प्रेसिडेंट हैं, हम्म। अगर वो जुबान खोलते हैं तो वो जो कुछ वहाँ के ऊपर इरानियन कर रहे थे और जो चाइनीज़ वहाँ के ऊपर कर रहे थे वो चीज़ बाहर आ जाएगी। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क की वो बदनामे ज़माना जेल जिसके अंदर उन्हें रखा गया और जिन हालात में रखा गया है वो शायद ज़्यादा देर प्रेशर सस्टेन ना नहीं कर कर सके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे कोई एतबार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इसी सदर को पता कहाँ लेके गए थे पहले, क्यूबा में ग्वांतानामो बे जेल, और आप जानते हैं बदनामे ज़माना ओह। जेल है। और वहाँ से इनको दिखा के कि टॉर्चर किस तरह का होगा अगर तुम जुबान नहीं खोलोगे। तो चीन को इस वेनेजुएला वाले किस्से में क्या फर्क पड़ सकता है, क्या चीन को होगा? बड़ा सा बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, उनकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी वहां पे स्टक हो गई है। क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल पे कह चुके हैं, तस्वीर लगा के, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अब मैं ही हूँ भाई। बिल्कुल। और आपने उनकी वीडियो देखी कि सिग्मा एडिट है जिसमें मदुरो बात कर रहे हैं, अगले मंजर में उनको हथकड़ियां लगी हैं और तीसरे मंजर में डोनाल्ड ट्रंप चलते आ रहे, इस तरीके से है। यानी ये सदर बन गए और इन्हीं के जो नायब सदर हैं वो वहां पे उसी तरह से आ जाएंगे। उसी तरीके से। ये तो बड़ा आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कॉलोनी की तरह चला रहे हैं, हाँ। जिस तरीके से हमारे साथ किया गया था। तो वहां पे 13 अरब डॉलर उनके स्टक पड़े हुए हैं। और वहां से जो तेल था, याद रखें चाइना को कोई तेल की ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि तेल की कॉस्ट बड़ी ज्यादा पड़ती थी, रास्ता की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, उसको साफ करने के अंदर बड़ी लागत आती थी। सिर्फ आप सोचें कि वहां से जो तेल उठा रहे थे वो 4% है इनका, चाइना का। चाइना 13% तेल अपना उठाता है यहाँ से, ईरान से। और इंटरेस्टिंग बात है, जो कंट्री डिस्कस नहीं होगा वो इराक है, 13% वहाँ से उठाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इराक का तेल इराक की तामीर नौ में इस्तेमाल हो, तो अब वो वहाँ के ऊपर भी जाने की तैयारी रखते हैं, इराक के अंदर भी, क्योंकि इराक में उनकी स्टेशन आर्मी है वहाँ पे। 2026 में ये अब ईरान वाला भी समझे कि पास ये काम सारे किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप अटेंशन सीकर है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर सूरत में कोई डल मोमेंट नहीं चाहते। इसके बाद वो इराक की तरफ जाएंगे। वो इराक की तरफ जाएंगे और हर सूरत के अंदर वो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप टारगेट कर रहे हैं इस वक्त उन समुद्री रूट्स को जिन रूट से चाइना जो है तजारत करता है, और दूसरा चाइना के दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ माशी स्टेक्स हैं उसको डैमेज कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन चाइना जहाँ जहाँ से सुपर पावर बनने की तरफ जो चीजें जा रही हैं बिल्कुल उन्हीं को वो रोक रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे चाइना के भी बहुत बड़ी नाकामी है बड़ा साहब, 50 करोड़ डॉलर का इन्होंने वेपन वहाँ पे बेचा। और रशिया की भी नाकामी है। ईरान और वेनेजुएला में S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, दोनों सिस्टम नकारा हो गए वो जून में। और ये एक दिन में बिजली बंद की तो कुछ भी नहीं, वो 150 जहाज आए और आके ले गए। ये जो मदुरो को जब लेके गए, मदुरो को लेके गए, और बड़ा साहब 6 महीने उन्होंने इसी चीज की, क्या कहते हैं आप कह लें, रिहर्सल की। उन्होंने सोचा कि उसी तरह ही कुछ बनाया, वही पैलेस बनाया केंटकी में। हाँ। और उसके अंदर बार बार ड्रिल करते रहे कैसे करना है। हाँ। और इतनी स्मूथली कर गए, स्मूथली, क्योंकि वो रडार से नीचे से वो जहाज उन्होंने उड़ाए हैं और उधर से वो आसानी के साथ। और असल में प्रॉब्लम वही आती है कि जब तक अंदर का बंदा इन्वॉल्व ना हुआ। तो यहाँ पर भी वहाँ पे एक अंदर का बंदा इन्वॉल्व था, वो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन देता था कि वो किस अपना, क्या कहते हैं, जॉकिंग अपना जो करने जा रहे हैं, उनके ट्रैक सूट कौन सा पहना हुआ है और उनके जो पेट्स हैं वो खाना कौन सा खाते हैं। इतनी एक्यूरेसी हो तो फिर तो फिर अमेरिका दूसरी तरफ खड़ा हो, और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा हो। उन्होंने 6 माह पहले प्रैक्टिस की, उसी तरह का महल बना के चीजें करके एक एक ऑपरेट करेंगे कैसे हम। तो और ट्रम्प का ये जो एहसास है ना नाकाबिले शिकस्त होने का, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, ये चीज़ दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक है। तो अब याद रखें, ईरान को देखें और वेनेजुएला के ऑपरेशन को देखें, वहाँ 6 महीने ड्रिल किया गया, फिर ऑपरेशन किया गया। तो यहाँ पे उठ के आके अटैक कर लेंगे तो कितना मौसर होगा। तेहरान में, एक ऐसा मुल्क जिसकी 9 करोड़ आबादी और गुंजान आबाद शहर है वो तेहरान है, अगर उसमें अटैक होता भी है बड़ाई साहब, तो नुकसान किसका होगा? अवाम का। तो अवाम को रेस्क्यू करने की बजाय उल्टा रजीम को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और वहाँ के ऊपर जो है जो नेशनलिज्म है उसके नाम के ऊपर वो सारा धड़ा इकट्ठा हो जाएगा। और रज़ा शाह पहलवी के बारे में अभी मैं पढ़ रहा था कि रज़ा शाह पहलवी जो है उनका बेटा है, उसके लिए तो वहाँ पे जितनी भी सपोर्ट है वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल। इसका मतलब है कि अगर आप हमलावर भी हो जाएंगे तब भी आप रजीम आर्जी तौर पे तो कुछ कर सकते हैं, आर्जी तौर पे कर सकते, लेकिन उसका मुकम्मल बंदोबस्त कोई नहीं, मुकम्मल बंदोबस्त कोई नहीं। ऐसी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है जी जी जो आके नुमाइंदगी कर दे या चले झूठा बहाना ही कर दे कि हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और याद रखें, इरानियन जरा कौम को हमें समझने की बड़ी अच्छी जरूरत है। जब अमेरिका का नाम आएगा तो वो खुद में इकट्ठे हो जाएंगे। बड़ा साहब उन्होंने 79 में नारा लगाया था, ला शर्किया ला गरबिया, ना हम मशरिक में कम्युनिज्म को मानते हैं और ना मगरिब में कैपिटलिज्म को मानते हैं। तो वो देख लें, अपना लेके रजीम आगे। तो इसकी नफ्सियात का भी बड़ा मामला कि भाई जो भी इनके साथ करेगा मामला ईरान के साथ, तो हम उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे।
हाँ जी, और उन्होंने उसमें कहा है कि जो भी कंट्री उनके साथ तिजारत करता है, तो इंटरेस्टिंगली लगेगा तो हम पे भी, क्योंकि हम भी करते हैं। हमारी भी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $2.7 बिलियन है और इम्पोर्ट है $2.4 बिलियन लगभग है। लेकिन इंटरेस्टिंग कंट्री है ये वो इंडिया, है जो नेट में आती जो है। नेट में आती है। हाँ, जो नेट में आती है, सही बात है। अभी बॉर्डर की बात नहीं हम कर रहे, हुँ। लेकिन इंडिया पे बड़ा साहब इंटरेस्टिंगली 75% टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। ओह! हाँ, यस। 50 तो पहले लगा हुआ है, हुँ, अगर तो ये वाला ईरान वाला भी 25 आ 25 गया। डाल दें तो 75% इंडिया के ऊपर लग जाएगा। नो डाउट उनका तिजारत का वॉल्यूम जो है वो हमसे तो बड़ा लो है, हुँ, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा, वो उनकी ऑक्सीजन बंद कर रहे हैं ईरानी रजीम की है। और यहाँ पे एक मैफी पहलू है छुपा हुआ, वो बड़ा ज़रूरी है। आपको पता है ईरान के अंदर जो अद्वियात हैं 80% वो खुद बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पाबंदी तो नहीं अद्वियात के ऊपर, लेकिन वहाँ पे कोई शिपमेंट की हुँ, कंपनी जो वेस्ट की है और इंश्योरेंस कंपनी उस जहाज़ की इंश्योरेंस नहीं करती जो अद्वियात लेके आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप का थ्रेट है कि जो कंपनी इन्वॉल्व होगी उसको भी हम बैन कर देंगे। हुँ। तो ऐसी सूरत में थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं बड़ाई साहब, वो वहाँ पे मर गए, हेमोफीलिया के बच्चे मर गए, जिल्द का कैंसर, उसके अलावा जो कीमो कराने के बड़े मसाइल हैं, कई बच्चे हज़ारों की तादाद में है पिछले 45 साल में। आप ये तो कह सकते हैं ईरान के रजीम की पॉलिसी भी इसमें अमल दखल है, हुँ। लेकिन दूसरी तरफ वो जो खामोश कत्लेआम वेस्ट कर रहा है, अगर आपको इतना ही इंसानी हकूक़ की परवाह है, तो आप उन बच्चों के लिए खोल दें अद्वियात वहाँ, एटलीस्ट लाइफ ताकि सेविंग उनको तो ड्रग्स तो कुछ ना जाने हो, दें, उनको ठीक। तो जाने दें। तो इसके अंदर ये हमदर्द नहीं है बिल्कुल भी। ये ग्रीनलैंड क्या है? इसका कहाँ से मामला आया सामने? होने क्या जा रहा है? और इस पे फिर लोग रिएक्ट भी कर रहे थे। ये ये है क्या? पूरा ज़रा ये बड़ा समझाइए। इंटरेस्टिंग है कि पहली दफ़ा उसी खौफ के अंदर जो है वो यूरोप आ गया, जो खौफ डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अपना जो है ग्लोबल साउथ पे तारी करके रखा हुआ है। हुँ, ये एक तिजोरी है जिसकी चाबी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं मेरे हाथ लग जाए, और अच्छा। इस तिजोरी के अंदर बड़ा साहब वो मादनियात हैं जो जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जेट्स के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुशकिस्मत अपने आप को इसलिए समझते हैं, वो कहते हैं जब मैं आया तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, 80% इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है, हुँ। और दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, और इसका जो लैंड मैस है पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ा है। ये कहाँ पे करके आएगा नक्शे में? ये आएगा आर्टिक, जो हुँ। कि हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे, कुतुब शमाली जो है, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ। नॉर्थ का नॉर्थ पोल है ये, वो और अटलांटिक बहरे ओकियानूस के दरमियान में है। ठीक ये है। ऊपर से लगता है अपना नॉर्थ ईस्ट लगता है कनाडा का, और वेस्ट लगता है आइसलैंड का, साथ में नॉर्डिक रीजन भी है, डेनमार्क भी है, फिनलैंड भी है, नॉर्वे भी से लगता है, उधर से अलास्का भी टच करता है, ज़्यादा और रशिया भी टच करता है। ज़्यादा कौन इसके साथ बिल्कुल यूरोप है, यूरोप जो है यूरोप है, ठीक, कल्चरली ज़्यादा पोलिटिकली ठीक। यूरोप है, लेकिन अमेरिका भी लगता है, क्योंकि अमेरिका कोल्ड वॉर के अंदर यहाँ मिलिट्री बेसिस बना चुका हुआ था, और ताकतवर रडार सिस्टम उन्होंने नस्ब किया हुआ है कि कहीं से सोवियत यूनियन जो कि अभी भी थ्रेट है उन्हें, हुँ। रशिया वहाँ से आ जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारी सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, दूसरा मादनियात जो मिनरल्स हैं उसको लेके तो पूरी दुनिया में हर जगह पे हमने भी उन्हें दिखाए कि हमारे पास भी मिनरल्स हैं, ठीक है, तो और मसला तो इसमें यूक्रेन के यही अंदर चीज़ भी इन्हीं चीज़ों का है ना? इन्हीं चीज़ों का मसला है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई ये पूरी की पूरी चीज़ हमारे हाथ लग जाए, और एक और इसमें एलिमेंट है, बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ से आबी गुज़रगा भी तो बनेगी। तो वो हुँ। कहते हैं वो हम रशिया और चाइना को क्यों दें, तो मैं लेके बैठ जाऊँगा। तो इसीलिए डैनिश, आपको पता है वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हुए थे जेडी वैंस के साथ व्हाइट हाउस में, मुज़ाकरात कर रहे थे अब। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अटैक किया नहीं, बड़ा वो साहब, लाफ्टर क्यों लगा रहे थे इनके पीएम और बाकी लोग इस बात पे डेनमार्क की? आपको पता है बड़ा लाफ्टर हुआ था वहाँ पे। ग्रीनलैंड के ऊपर कोई कमेंट आया ना ट्रंप का। अच्छा अच्छा, कुछ ना कुछ करते तो है ना। करते तो हैं, लेकिन मुलाकात नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरीके से की, जेडी वैंस से कराई उनकी, डायरेक्ट हम्म। नहीं की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डेविएट नहीं कर रहे, लेकिन इसीलिए उस पे राइट किसका है यानी? ऑफ कोर्स उस पर डेनमार्क का राइट है, हम्म, उसका पार्शली उसको वो मैनेज करता है, नीम खुद मुख्तार उसे है, उसकी नो डाउट ऑटोनॉमी है, जिस तरीके से आप हमारे आज़ाद कश्मीर की आजाद आप कह लें, ठीक है। बिल्कुल उन्हें ऑटोनॉमी दी हुई है, हम्म। लेकिन वो उनका हिस्सा है, और ये बात तो यूरोप भी, लेकिन यूरोप को भी जैसे कहते हैं ना कि उमुन बुकमुन सुमयुन, वो वाला साहब है, मुंह में घुंघनियां डाली हुई हैं उन्होंने। वो अब जब इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो यूरोप इस तरफ खड़ा नहीं तो है। यूरोप जो है ना दम साधे उन्हें सांप सूंघ गया हुआ है, वो कहते हैं कि हम तो यूक्रेन पे उनकी हमायत लेना चाह रहे हैं, लेट अलोन के वो हमारे दूसरे मसले के ऊपर अनफोल्ड करने हैं। तो उन्हें लग रहा है कि अगर अटैक हुआ तो नेटो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मॉस्को बहुत खुश है इस सूरत हाल से, अच्छा। वो कहता है हमें मिले ना मिले, लेकिन यूरोप के हाथ से तो चीज़ें निकले ना उन्हें। तो ये एक क्योंकि वो उस प्रॉब्लमेटिक है। फ्रंट पे उनके लिए ठीक बिल्कुल, है। और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी आसानी से उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अमेरिका जिस तरफ भी मुंह करेगा, जो चाहेगा वो हथियालेगा। जी, हमारे डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा चलो अगले ठीक है। 3 साल है। और अगले 3 सालों में यानी आप देखें कि उन्होंने कौन कौन सा फ्रंट खोल दिया। बिल्कुल, और मैं और आपको छोटी सी बात बताऊं, हम्म, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सीआईए भी उनके साथ इस बात पे मुत्तफिक है कि हमें दुनिया में जो अटैक करने चाहिए वो
लिमिटेड टाइम के करने चाहिए, लेकिन शदीद अटैक करने चाहिए, ठीक मतलब है। लॉन्ग टर्म नहीं करने चाहिए, मतलब और फुट जो बूट्स हैं वो ऑन ग्राउंड नहीं उतारने। इस जो पे गलतियाँ कांग्रेस वो पहले कर चुके वो हैं। पहले कर चुके हैं कि फौजें 20-20 साल फौजें भेज उतारी हैं। दी, नुकसान ही नुकसान। हाँ, वो चीज़ वो कहते हैं कि किसी सूरत के अंदर ना हुआ है। तो ये एक एलिमेंट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उस चीज़ को लेके चलते हैं। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, एयर पावर का ज़माना है, हर वक्त वही होगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की इंटरेस्टिंग बात ये है, इन्होंने कहा मैंने 8 मुल्कों में सुलह कराई है, लेकिन साल में 7 मुल्कों पे अटैक कर दिया। वो सोमालिया पे मतलब उन्होंने अटैक किया, वहाँ से हम देखते हैं मिडल ईस्ट की 4 रियासतों पे अटैक किया, कराकस पे अटैक उन्होंने कर दिया, और नाइजीरिया पे भी अटैक करके बैठे हैं, और मुझे लगता है अगले साल वो इस रिकॉर्ड के अंदर और आगे जाएंगे। और इसके साथ-साथ नोबेल पीस प्राइज़ भी माँगेंगे बिल्कुल है, कि मुझे मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन जिसको मिला वो भी सारा मामला पॉलिटिसाइज़ था। वो ये जो जो अपोज़िशन मारिया लीडर है, थी, जो जो हाँ, उनको उनको मिला, वो भी मुझे लगता है डिज़र्व उस और तरह से उन्होंने नहीं भी अपना करती थी। इनके नाम कर दिया था। जी, जी, वो नाम करेंगी तो फिर कोई उसमें उनकी हिस्सा उनकी मिलेगा, पोज़ीशन भी वहाँ पे मुस्तहकम इस होगी। वक़्त जी, जो मदुरो हैं और उनकी अहलिया ये इनकी तहवील में है और जी, ये जी, केस चला रहे हैं। ये न्यूयॉर्क के अंदर है। ये और डोनाल्ड ट्रंप के शहर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ले आए हैं, और किसी बैनुल अक़वामी अदालत में नहीं लेके गए, अपने मुल्क में ट्रायल करा और रहे हैं। जो इनकी मईशत का मॉडल क्या होगा? यानी जो उस तरह से चल रहा था वो उधर ही उसी मुल्क में लगते रहेंगे पैसे, इन्होंने क्या तय किया? जो अपना बात कर रहे हैं यहाँ पे वेनेज़ुएला वेन में, अमेरिका ने तो तय किया है कि जो बड़ी ऑयल कंपनीज़ हैं उनको कहा है कि आप वहाँ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, हुँ, और उसके लिए हम आपको सेफगार्ड सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि अमेरिका के जो गल्फ़ कोस्ट के अंदर लुजियाना और टेक्सास स्टेट है, उसमें जो मशीन लगी हुई हैं हुँ, फैक्ट्रीज़, हुँ। वो इसी हैवी ग्रेड तेल के लिए लगी थी जो उन्हें दिया नहीं जा रहा था। तो अब वो रास्ता खुल जाएगा, उससे तो नुकसान ईरान को होगा। अगर क्योंकि इस वक्त सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा, डिमांड उतनी है नहीं, हमारे यहाँ भी पेट्रोल की कीमत गिर रही है। हुँ, अगर वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप मैनेज करते हैं वेनेज़ुएला को, तो पाबंदियाँ तो ऑटोमेटिकली हट जाएंगी, मार्केट में पेट्रोल आ जाएगा, तो ब्लैक मार्केट को ऑयल नहीं बिक सकेगा, और ईरान मजीद चोक होगा इस अच्छा, हवाले से। और वहाँ पे पब्लिक रिएक्शन क्या है? पब्लिक जो है वो तो बड़ी कंफ्यूज थी इस ऑपरेशन को लेके, लेकिन मदोरो जो है मदुरो से लोग खुश थे या नहीं थे? इंतहाई जो है ना, वो अपना क्या आप कह लें, मुश्किल सूरत हाथी बदहाली का वही मामला था, और मदोरो, वरना लोग बहुत निकल आते। हाँ, मदोरो भी आप कह लें कि मदोरो उस हुगो चवेज़ की पॉलिसी को लेके जा रहे थे, लेकिन अवामी हमायत उस तरीके से उन्होंने हासिल नहीं थी है। जैसे आपने बात की 2015 में, आपको याद होगा जब मिलिट्री कू करने की कोशिश की गई थी अपना टर्की गवर्नमेंट, टर्की हाँ, तो किस तरह लोग लोग निकल आए 200 थे। लोग बाहर निकल आए लोगों ने थे। कहा था टैंक चला दो हमारे ऊपर। बिल्कुल, और 252 लोग उसमें उनकी डेथ भी वो हुई। मुझे आज भी याद है, मैं गया था जब, तो उन्होंने वो कई जगहों पे वो कार्स जो जिनके ऊपर टैंक चढ़े थे, हुँ। वो कार्स यानी तबाह हुई हुई हैं, वो हुँ, सजा के रखी हैं उन्होंने, वो बिल्कुल, यादगार। और वो भूलते नहीं, हर बिल हर साल मीडिया कवर करता है और कैसे उसको बिल्कुल। मनाते हैं कि हमने कैसे कू का सामना किया सरकारी एज़ाज़ के साथ उन लोगों को था। वहाँ के ऊपर दफ़न किया गया। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता दूँ कि जो मदोरो के बाद अभी खातून बनी हैं, उनके भाई वहाँ पे स्पीकर असम्बली हैं। अब खबरें आ रही हैं कि उन दोनों ने कतर के थ्रू अमेरिका को पैगाम भेजा था, इसको हटा दो, हम आपके इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। तो हम्म, इसीलिए वो मारिया के हक़ में उस तरह से नहीं है, और उन्हें लगता है कि अगर आप हमारे इंटरेस्ट को सर्व करें तो हमें कोई उस तरह प्रॉब्लम नहीं है। मदोरो किस तरह चला रहे थे? मदोरो कह रहे थे बार्टर सिस्टम करके रीजन के अंदर ईरान के साथ है, और दूसरा वो कर्जा ले लेते थे, कर्जे के बदले पेट्रोल दे देते थे जो उनके पास था। जो उनके पास था, और दूसरा वो करते थे कि क्यूबा को भी उन्होंने कहा हुआ था कि आप हमें जो चीज़ें चाहिए, आपसे चीनी चाहिए कुछ, वो दे दो और बदले में। अब ये चैनल भी डोनाल्ड ट्रंप जो है स्क्वीज ठीक। कर रहे थे वहाँ के ऊपर। आखिरी सवाल आपसे जी, जी। पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान यहाँ पे कह रहे हैं जी ऑर्डरों की लाइन लगी, हम मैं नहीं कह रहा, वजीर दिफा हाँ जी, ख्वाजा आसिफ उन्होंने कहा आप इधर तो हमारे दरवाजे पे आगे लोग खड़े हुए हैं। इसमें तो तो कोई शक बड़ी नहीं। बड़ी डील्स किन मुल्कों के साथ हुई हैं अभी तक? अभी 4 अरब डॉलर की तो आपको पता लीबिया के साथ हुई है। अभी हम्म, खबरें आ रही पिछले हफ्ते से, राइटर्स क्लेम कर रहा है कि 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की डील जो है वो पाकिस्तान की सऊदी अरब के मदद से वो साइन होने जा रही है सूडान की उसके आर्मी के साथ है। ठीक है। सूडान की आर्मी जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ लड़ाई कर रही है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स के पीछे यूएई खड़ा है, और दूसरी फोर्स के पीछे सऊदीज़ खड़े हैं, और हमें बीच में फिर सैंडविच बना दिया गया। अब नहीं, हम हम तो अपना चीजें बेच रहे हैं। लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में यूएई के पैसे पड़े हुए हैं, तो हम उस फोर्स को लगा दे रहे हैं जो कि अटैक करेगी उनको है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को बहुत संभल ठीक है। संभल के और इसके मामला अलावा करना चाहिए। बाकी भी मुल्कों के नाम आ रहे थे कुछ, कि अभी तक फिलहाल इन्हीं के साथ अभी हुआ मेरे है? ख्याल में ये 2 चीज़ें मटेरियलाइज़ होने की बात हो रही है। हम्म, बाकी चल रहे होंगे, नो डाउट है, और उसमें जेट्स भी शामिल हैं। हम सूडान को JF-17 थंडर तैयारे भी देंगे, और ओ, बांग्लादेश भी वही तैयारे लेने जा रहा है चाइना से, जो 10 मई में हमने उड़ा के इंडिया के गिराए थे। तो हम यूएस के नक्शे कदम पे हैं, नहीं, हम उस तरह से तो नहीं लेकिन। हाँ, लेकिन आज की दुनिया में जो
उसूल ज़ाब्ते नहीं है उस तरह से, तो पाकिस्तान जो है ना इक्विप है आप उस लिहाज से, हम तैयार हैं। अगर किसी तरफ से भी कोई अटैक लॉन्च होता है तो मोर्चे हमने संभाल के रखे हुए हैं। लेकिन फिर वही बात है जो मैंने लास्ट टाइम भी की थी, हमें इंटरनल जो मसाइल हैं उसकी उनके वजह ऊपर से, फोकस करना हाँ, चाहिए। वो मौका नहीं हमें जो है ना वो गंवाना चाहिए। कि अगर जिस तरह ईरान की हम बात करते हैं, नो डाउट पाकिस्तान में वो हालात तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो, जैसे मैंने कहा कि लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो, खत्म हो। तो वो उसके लिए मुझे लगता है कि मुक़्तदिर क़ुव्वतें जो है ना उन्हें चाहिए कि वो सही डायरेक्शन समत में उस आगे पे की तरफ काम बढ़ने करें। की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका बड़ाई बड़ी साहब। नवाज़िश, थैंक यू।